हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। और आज की क्लास में हम लोग कोयला, पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? कोयला, और क्या पढ़ेंगे? पेट्रोलियम, और क्या पढ़ेंगे? पेट्रो रसायन के बारे में। ठीक है, ठीक। और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें भी हम लोग समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम की उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी। तो याद रखना, कोयला सबसे पहले अपन समझते हैं कि कोयला, तो कोयला की उत्पत्ति जो है, माना जाता है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो वनस्पतियां जमीन के नीचे दबी रह गई। ठीक है, मान लो ये आपका पृथ्वी है, इसके नीचे कोई वनस्पति या जीव जंतु अगर दबा हुआ है तो बहुत ज्यादा उच्च ताप, दो चीजें याद रखना, उच्च ताप और उच्च दाब पर, उच्च ताप और उच्च दाब पर ये जो वनस्पतियां थी इन पे बहुत ज्यादा दाब और ताप लगा, जिसके कारण ये वनस्पतियां आपस में जाकर बाद में किस में परिवर्तित हो गई? कोयले में। तो याद रखना, कोयले का परिवर्तन किससे माना जाता है? वनस्पतियों से। अब थोड़ा सा समझें पेट्रोलियम कैसे बना होगा। तो सिंपल सी बात है कि पेट्रोलियम जनरली हम लोगों को मिलता कहाँ पर है? तो समुद्री जगह पर मिलता है। इससे कौन सी जगह पर मिलता है? समुद्री जगहों पर हमारा पेट्रोलियम जो है वो मिलता है। तो याद रखना, जो समुद्री जीव थे, कौन थे? जो समुद्री जीव जंतु थे, उनके मरने से, है ना भाई, अब उनकी क्या हो गई? डेड हो गई। और जब उनका डेथ हो गया तो वो, जैसे मान लो ये आपका समुद्र है, तो नीचे जाके ऐसे ऐसे क्या होने लग गए? वो बैठने लग गए, और इसी के ऊपर रेतों की, मिट्टियों की ऐसे क्या बनने लग गई? परत बनने की लग गई। और लाखों करोड़ों के बाद, वर्षों के बाद फिर से वही उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ये जो जीव जंतु थे जो नीचे दबे रह गए, वो किस में परिवर्तित हो गए? आपके पेट्रोलियम में परिवर्तित। ठीक है, अब ये जो कोयला और पेट्रोलियम है, क्योंकि ये जीवों और वनस्पतियों से फॉर्म होता है, इससे फॉर्म हो रहा है, जीवों और वनस्पतियों से फॉर्म होता है, इसलिए इनको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। याद रखना, क्या कहा जाता है इनको? जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ठीक है, और पुराने टाइम पे ये भी देखा गया कि कोयले के जो पत्थर मिले थे, कोयले के जो चट्टान मिले थे, उसमें पत्तियों के निशान बने हुए थे जनरली। देखो, कोयला जीव जंतुओं से भी बनता है, वनस्पतियों के साथ साथ जीवों के भी दबने से बनता है, लेकिन जनरली ये देखा गया कि पत्तियों के कुछ निशान इस तरीके से, उस जो कोयला ढूंढा गया उसमें इस तरीके से पत्तियों के क्या बने हुए थे? निशान। इसलिए ये माना गया कि पत्तियों के दबने से, मतलब वनस्पतियों जो पेड़ पौधे थे उनके दबने से क्या बनता है? कोयला। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारियां थी जो आप लोगों को यहाँ पास ध्यान रखना है। ठीक है, अब कोयला तो पता ही है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोयले का प्रकार ही पढ़ेंगे। ठीक है, कोयला अपन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? कोयले का प्रकार। ठीक है, तो कोयला जो होता है चार प्रकार का बेसिकली पाया जाता है। कितने प्रकार का पाया जाता है? चार प्रकार का। ठीक है, कोयला कितने प्रकार का होता है? चार। सबसे पहला प्रकार होता है जिसमें पीट, फिर सेकेंड प्रकार होता है इसमें लिग्नाइट। ठीक है, थर्ड प्रकार इसमें होता है, पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, फिर आता है इसमें बिटुमिनस, और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा जो होता है वो कौन सा होता है? आपका एंथ्रासाइट होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब अगर इसमें कार्बन परसेंटेज की मैं बात करूं, ठीक है, देखो, जब भी कोयला परिवर्तित होता है, जो सबसे ऊपरी हिस्सा है जिसमें कुछ वनस्पतियां वगैरह भी प्रेजेंट होती हैं, क्या प्रेजेंट होती हैं? कुछ वनस्पतियां वगैरह भी प्रेजेंट होती हैं। जैसे इस फोटो का अगर आप लोग ध्यान से देखो, अगर इस फोटो का आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये सबसे ऊपर में जो दिख रहा है यही हमारा क्या है? पीट कोयला है। उसके नीचे क्या है? लिग्नाइट। उसके नीचे क्या है? बिटुमिनस। उसके नीचे क्या है? आपका एंथ्रासाइट। तो जो देखो, ये आपका पृथ्वी हो गया, है ना भाई। उसके जस्ट सबसे पहले वाले लेयर में जो कोयला मिलता है उसको अपन पीट कोयला कहते हैं। कौन सा कोयला कहते हैं? उसको अपन पीट कोयला कहते हैं। ठीक है, उसके जो नीचे वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? बिटुमिनस। उसके नीचे वाला जो होता है उसको अपन बोलते हैं एंथ्रोसाइड। और जो सबसे अच्छा सॉरी हाँ, जो सबसे अच्छा क्वालिटी वाला होता है वो कौन सा होता है? हमारा एंथ्रासाइड ही होता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना, सबसे अच्छा कौन सा होता है? एंथ्रासाइड। तो अगर मैं यहाँ पास बताऊं कि कार्बन परसेंटेज के बारे में अगर अपन यहाँ पास देखें, तो याद रखना कि पीट वाले कोयले में
25 से 35% कार्बन होता है, लिग्नाइट वाले में 35 से 45% होता है, बिटुमिनस वाले में 45 से 85 होता है, और एंथ्रासाइट में 85 से अधिक परसेंट होता है। सबसे पहले कार्बन परसेंटेज आप लोगों को याद रखना है। पीट कोयला जो है अधिकतर ईंधन के रूप में उपयोग होता है, लिग्नाइट जो होता है विद्युत उत्पादन में यूज होता है, बिटुमिनस याद रखना जितने भी कारखाने हैं उन सभी में यूज होने वाला जो कोयला होता है ज्यादातर वो कौन सा होता है, बिटुमिनस। और सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है आपका, एंथ्रासाइट, इसमें 85% से ज्यादा कार्बन है, और अधिक कार्बन परसेंटेज होने के कारण ये अधिक समय तक भी जलता है, ये भी याद रखना। और इसमें कम धुआं और राख भी निकलता है, और ये घरेलू ईंधन में उपयोग होता है, ठीक है। और ये जो है एक उत्तम श्रेणी का क्या है आपका कोयला है, ठीक है। लिग्नाइट को याद रखना ब्राउन कोल भी कहते हैं, भूरे कलर का कोयला भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, कोयले का प्रकार। इसके बाद गाइस आप लोगों को जो याद रखना है वो ये है कि कोयले को ग्रेडिंग की जाती है। कोयले की क्या की जाती है गाइस, ग्रेडिंग की जाती है, ठीक है। कोयले की क्या की जाती है, ग्रेडिंग। तो कोयले की अगर मैं ग्रेडिंग की बात करूं तो ये ग्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है आपकी, उल्टा मैं लिखता हूं यहाँ पर G17 से, ठीक है। इसको याद करने का तरीका है G17, फिर G16, G15, है ना, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और सबसे अच्छा कौन सा हो जाएगा, ग्रेड 1 का कोयला, ठीक है। अब इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, हर एक में आप 300 क्या करते जाना है, आपको ऐड करते जाना है। ये स्टार्ट होता है आपका 2201 से, देखो 2201 से हो जाएगा ये कितना, 2500, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 2501 से, ठीक है, 2501 से हो जाता है ये 2800 तक, फिर 2801 से ये हो जाता है 3100 तक, ठीक है। फिर ये 3101 से हो जाता है 3400 तक, ठीक। फिर 3401 से ये हो जाता है 3700 तक। अच्छा ये है क्या, मैं समझाता हूँ, ठीक है। फिर 3701 से 4000 तक, फिर 4001 से 4300, फिर 4300 से 4301 से, ठीक है, 4600 तक। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे तो यहाँ पे जो सेकेंड ग्रेड है हमारा, वहां पे वैल्यू मिलेगी अपने को 6701 से 7000, ठीक है। और G1 जो होता है वो होता है 7000 से अधिक। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है हजार हजार में, ये है क्या, तो ये याद रखना कि जो कोयले की ग्रेड होती है, कोयले की जो ग्रेड होती है, इसको हम लोग लिखते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू से। किसे निर्धारित करते हैं हम लोग ग्रेडिंग को, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू से, ठीक। और ये ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है, तो याद रखना किलो कैलोरी पर किलोग्राम। अब इसका मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम अगर हम कोयला जला रहे हैं तो कितना किलो कैलोरी वो देता है, तो जो जितना ज्यादा किलो कैलोरी उष्मा हम लोगों को प्रोवाइड करेगा, वो उतना ही अच्छा क्या माना जाएगा, कोयला। जैसे G1 जो है 7000 किलो कैलोरी दे रहा है, तो जो ग्रेड 1 का कोयला है वो क्या है, सबसे अच्छा कोयला माना जाएगा, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखना, ओके। अब थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में भी कोयले की बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोगों को जो कोयला है वो मिलता है भाई, ठीक है। ये पूरा ग्रेडिंग सिस्टम है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं। वैसे मैं जो क्या कहना चाहिए, आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, इस बुक का लगाया भी था पहले भी, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहां से भी आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी मैं एक बार और बता दूंगा। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे खुली और बंद खदानें हैं, जैसे कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, कोयरा में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, कोयला। जैसे कोरबा जिला के ये सब जो जगह हैं, यहाँ पे G4 और G5 ग्रेड का मिलता है, गेवरा दीपका में G11 का मिलता है। और ये सब कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो भाई याद रखना NTPC हो गया, CSEB हो गया, बाल्को हो गया आपका, ये सब क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ के क्या है, खदाने हैं, छत्तीसगढ़ के संयंत्र हैं, है ना। भिलाई स्टील प्लांट हो गया, ठीक है, रायगढ़ स्टील प्लांट हो गया, ठीक है, सभी को मालूम है जिंदल वाला, है ना भाई। तो ये सब क्या है, स्टील प्लांट्स में भी हमारा कोयला जो है क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन, यहाँ कुछ क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और लिखा हुआ है आपको, देखो क्या बोला जाता है इसको, काला हीरा। याद रखना जो कोयला होता है उसको ब्लैक डायमंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लैक डायमंड, ओके। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो
ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज और रह गया, किस प्रकार के कोयले में सल्फर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है? याद रखना एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में सल्फर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। कोई भी कोयला अगर है तो याद रखो केवल कोयले में कार्बन प्रेजेंट नहीं हो, उसमें सल्फर भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ये सब भी उसमें पाए जाते हैं। ठीक है। चलो अब थोड़ा सा समझते हैं हम लोग यहाँ पास पेट्रोलियम के बारे में। कोयला हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेट्रोलियम जो है पेट्रोलियम जो है आपके दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक होता है आपका पेट्रा और एक होता है आपका ओलियम। पेट्रा मतलब चट्टान और ओलियम मतलब क्या होता है? तेल, अर्थात चट्टान का तेल। इसी को अपन क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम बोलते हैं। ठीक है। अब पेट्रोलियम को समझने के लिए हम लोग पेट्रोलियम निकालते कैसे हैं, किस तरीके से हम लोगों को पेट्रोलियम मिलता है, इस बात को आप लोग ध्यान से समझो। ठीक है। चलो तो पहली चीज तो पेट्रोलियम में मिलता क्या क्या है? तो पेट्रोलियम में हम लोगों को पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है भाई इसी में। ठीक है। ईंधन ऑयल इसी में मिलता है हम लोगों को, और एलपीजी वगैरह जो प्राकृतिक गैस होती है वो सब भी हम लोगों को इसी से मिलता है, पेट्रोलियम से। ठीक है। तो जब हम लोगों को पेट्रोलियम पढ़ना है तो हम लोगों को देखो पेट्रोलियम डायरेक्टली तो कहीं से मिल नहीं जाएगा हम लोगों को, है ना। सो पेट्रोलियम को प्राप्त करने के लिए, पेट्रोलियम पदार्थ को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को करना पड़ता है प्रभाजी आसवन। क्या करना पड़ता है अपने को? प्रभाजी आसवन। उससे पहले समझो आसवन क्या होता है। आसवन को इंग्लिश में अपन बोलते हैं डिस्टिलेशन। आसवन को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जो होता है या आसवन जो होता है, ये दो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है। पहला प्रोसेस होता है वाष्पीकरण और दूसरा प्रोसेस होता है संघनन। ठीक है। इंग्लिश पे अगर इसको बोले तो इसको बोलते हैं अपन इवेपोरेशन और इसको बोलते हैं अपन कंडेंसेशन। ठीक। ये दो प्रोसेस का क्या होता है? कॉम्बिनेशन। किसी भी द्रव को, लिक्विड को, ध्यान से समझना, किसी भी लिक्विड को पहले गर्म करोगे तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? गैस में, वाष्प में, है ना। फिर गैस को जब अपन ठंडा करेंगे, देखो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया, फिर टेम्परेचर आप क्या कर दो यहाँ पे कम, तो जब टेम्परेचर आप कम करोगे तो होगा क्या? उससे ये जो गैस है वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। बस यही प्रोसेस है। टेम्परेचर बढ़ा के आपका वाष्पीकरण होता है, टेम्परेचर घटा के आपका संघनन होता है। ठीक। और एक चीज जो बेसिक चीज हमको याद रखना है कि जिसका क्वथनांक, जिस द्रव का क्वथनांक कम होगा, क्वथनांक क्या होगा? कम, उसका वाष्पन ज्यादा होता है। वाष्पन क्या होता है उसका? ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि मान लो एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है। ठीक है। दोनों लिक्विड केस पे है ना। तो अगर इस लिक्विड का क्वथनांक मतलब जिस टेम्परेचर पे ये वाष्प में परिवर्तित हो जाए वो 50 है और इसका मान लेते हैं 100। सो 50 वाला क्या होगा? जल्दी से वाष्प होकर ज्यादा वाष्प देगा। और ये वाला थोड़ा टाइम लेगा और ये क्या देगा? कम वाष्प देगा, 50 डिग्री सेल्सियस पर ही। मतलब ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड ए है हमारा, वो 50 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प में हमारा क्या हो गया? कन्वर्ट। लेकिन हमारा जो बी था वो वाष्प में कन्वर्ट पूरी तरीके से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका क्वथनांक कितना है? 100 है ना। तो ये कम वाष्प दे रहा है। अब जब इस वाष्प को हम संघनित कराएंगे तो हमको द्रव भी क्या मिलेगा? कम में। जो बी द्रव है वो भी क्या मिलेगा हमको? कम। और यहाँ पे जो ए द्रव है वो क्या मिलेगा हमको? ज्यादा मिलेगा। ठीक है। समझ आई बात? तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? आसवन करते हैं। लेकिन अब पेट्रोलियम के केस में क्या बोलता है? प्रभाजी आसवन बोलता है। तो प्रभाजी आसवन करने की जरूरत तब पड़ती है, प्रभाजी आसवन को हिंदी में अपन बोलते, इंग्लिश में अपन बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है। अब प्रभाजी आसवन करने की जरूरत तब पड़ती है जब दो या दो से ज्यादा द्रव हो जिनके बीच का क्वथनांक का जो अंतर होता है वो बहुत कम होता है। जैसे ए का 55 डिग्री सेल्सियस होगा, बी का मान लो 56 हो गया, सी का मान लो 57। तो ऐसे केस में जब टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम होता है उस केस में हम लोगों को प्रभाजी आसवन करने की जरूरत पड़ती है। अगर ए का टेम्परेचर 50 और बी का 100, मतलब डिफरेंस जब ज़्यादा हो तो नॉर्मल डिस्टिलेशन या आसवन करके हम लोग उन दोनों को अलग कर सकते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर अलग अलग ना होकर उनके बीच का अंतर बहुत कम होगा उस केस में ये दिक्कत आती है। ठीक है। और उस केस में हम लोग क्या करते हैं? प्रभाजी आसवन। ठीक है।
चलो एक डायग्राम है बस उसको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से पेट्रोल का प्रभाजी आसवन जो है किया जाता है। ठीक है, ये देखो, ये एक स्तंभ है। क्या है? एक स्तंभ है। स्तंभ मतलब एक कॉलम बना हुआ है जिसमें पेट्रोल का यहाँ पे प्रभाजी आसवन जो है किया गया। ठीक है, चलो देखो किस तरीके से किया गया है भी समझते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ से गर्म कच्चा तेल जो हम लोगों को खुदाई से या जो भी जहाँ से हम लोगों को पेट्रोलियम मिलता है वहां से सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पास पेट्रोलियम जो कच्चा माल है, कच्चा तेल है, उसको हम लोगों ने यहाँ से एंट्री करा है। ठीक है, ओके। 600 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? वो गर्म होगा। अब गर्म होगा तो किधर जाएगा? वो ऊपर की तरफ जाएगा हमारा, है ना। लेकिन बीच बीच में यहाँ पे देखो ऐसे रोकने के लिए क्या बनाया गया है? उसको संघनित करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। क्या बनाया गया है? सिस्टम। अब होगा क्या? देखो यहाँ से आपकी गैस जो है इधर जाएगी, यहाँ से टकराएगी और यहाँ पे से संघनित होकर इधर मिलने लग जाएगी हम लोगों को। यही प्रोसेस जो है हमारा बार बार चलता रहता है। अब जिसका टेम्परेचर जिस पे होगा वाष्पन, उस टेम्परेचर पे वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? द्रव में परिवर्तित होता जाएगा। जैसे 500 डिग्री सेल्सियस पे हमको ईंधन ऑयल मिल जाएगा, 340 तक के रेंज में ये सब मिल जाएंगे, है ना। 250 में केरोसिन, उसमें नैफ्था, पेट्रोल और यहाँ पे पेट्रोलियम गैस। तो याद रखना क्वेश्चन पूछता है कि पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से, क्वेश्चन सुन लो, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से कौन कौन से पदार्थ आपको मिलते हैं? तो याद रखना सबसे पहले क्या मिलता है? टार, एस्फाल्ट बनाने में। एस्फाल्ट मतलब वही जो रोड बनाने में जो डामर यूज होता है जिसको अपन कोल टार कहते हैं, ये मिलता है हम लोगों को, याद रखना। फिर ईंधन तेल मिलता है, स्नेहक मोम वगैरह मिलता है, गैस तेल मिलता है। ठीक है, तो ये जो भी पदार्थ हम लोगों को मिल रहे हैं इसका आप लोग लिस्ट जरूर नोट्स में बना लीजिएगा। ठीक है, देख सकते हो कोल टार मिलता है, ये मिलता है ये। ठीक है, फिर गैस तेल, फिर घरेलू ईंधन में केरोसिन हो गया, नैफ्था हो गया, है ना। रासायनिक वगैरह यौगिक बनाने में इसका यूज होता है। पेट्रोल मिलता है, पेट्रोलियम गैस मिलती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से पदार्थ हमको मिलते हैं, किस प्रोसेस से होता है। तो याद रखना प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखनी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? पेट्रोलियम वाला पार्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक था गाइज, वो था क्या? हमारा पेट्रो रसायन। क्या था? पेट्रो रसायन। तो सिंपल सा है ये, पेट्रोलियम से उत्पन्न रसायन क्या कहलाते हैं? हमारे पेट्रो रसायन। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे पेट्रो रसायन कहलाते हैं। एकदम सिंपल है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये पेट्रो रसायन का यूज किस में किया, इसमें किया जाता है? तो याद रखना कि आपको मार्जक, जिसको अपन हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, डिटर्जेंट। तो मार्जक क्या होता है आपका? डिटर्जेंट, रेसे वगैरह बनाने में, पॉलीथीन बनाने में, इन सब में ये जो पेट्रो रसायन जो अभी हम लोग ने पढ़ा, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल टार, ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे पेट्रो रसायन कहलाते हैं। ठीक है, चलो प्लास्टिक का पुनर्चक्रण को ज़्यादा हम लोगों को समझना नहीं है। सिंपली याद रखो कि किसी भी चीज़ का पुनर्चक्रण कब किया जाता है? जो ज़्यादा मात्रा में यूज होता है, जिसका कुछ इलाज ना हो। जैसे प्लास्टिक जो होता है ना, इसको हम लोग गला सकते हैं, ना सड़ा सकते हैं, ना हम जला सकते हैं। हर केस में ये हमारे लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। इसलिए इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? इसका यूज को कम करना चाहिए, इसको रीयूज करना चाहिए और इसको क्या करना चाहिए? रिसाइकल करना चाहिए। तो ये तीन चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है प्लास्टिक से रिलेटेड। ठीक है, समझ गए? तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। कुछ चीजें हैं, प्लास्टिक को भी 3 से मतलब 7 ग्रेड्स में बांटा जाता है। कितने ग्रेड्स में बांटा जाता है? 7। जिसमें पहले ग्रेड में होता है आपका जितने भी वाटर बॉटल होते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स याद रखो, छोटा सा है। सेकंड में आपका जो पाइप वगैरह होता है, सेकंड ग्रेड में। ठीक है, थर्ड ग्रेड में आप लोग याद रखना जो पीवीसी वाली पाइप होती है, थोड़ी और अच्छी है। फोर्थ ग्रेड में, फिफ्थ ग्रेड में, सिक्स्थ और 7th ग्रेड में। इस तरीके से 7 ग्रेडों में क्या करते हैं हम लोग? प्लास्टिक्स को इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पूछता है एग्जाम में कि पीवीसी कौन से ग्रेड में आता है? तो याद रखना 3rd ग्रेड में। जो पाइप्स वगैरह होते हैं, नॉर्मल पाइप्स है ना, जो सटक पाइप वगैरह होता है, वो सब किस में आता है? आपका 2nd में।
वाटर बॉटल जो नॉर्मल पानी पीने वाला होता है, जो कोक वगैरह का बॉटल होता है, ये सब किस में होता है आपका फर्स्ट ग्रेड में। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। कुछ चीजें और अपने को याद रखनी है, जैसे कंबसन, कभी कभी पूछ सकता है इसमें कि कंबसन, तो कंबसन में याद रखना दो टाइप की गैसेज निकलती हैं, या तो CO2 निकलेगा या तो क्या निकलेगा CO। जब भी हम लोग कोल को कोल मतलब क्या, कार्बन, तो कार्बन को जब जलाते हैं तो जलाएंगे किसके प्रेजेंस में, हमेशा ऑक्सीजन, तो ये क्या बना लेता है CO2। लेकिन अगर इसी कोल का कंप्लीट कंबसन ना हो, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए, तो ये क्या बना लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा जहरीली या खतरनाक गैस कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये डिपेंड प्रॉब्लम करता है कब, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। किसमें प्रॉब्लम करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको थोड़ा सा समझ लो भाई क्या होता है। ठीक, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, थोड़ा सा समझना अच्छे से। मान लो ये हमारी क्या है, पृथ्वी, ठीक है, तो नीले कलर के, तो अपन इसको नीले कलर के बना लेते हैं। यहाँ पे बॉक्स वॉक्स का ऑप्शन नहीं दिया है क्या, चलो ये कैसे बनता है, कलर वलर का ऑप्शन नहीं दिया, दिख रहा है, कैसे बनाते हैं। चलो बना भाई। चलो तो ये मान लेते हैं हमारी क्या है, एक पृथ्वी है, ठीक है। और ये मान लेते हैं क्या है, सन है, ठीक है। यहाँ पे सन है और ये हमारी क्या है, पृथ्वी, ठीक। ओके, अब पृथ्वी से देखो ये हमारा सन था, इसको येलो में बनाना चाहता था मैं, बाकी चलो कोई बात नहीं। तो भाई एक सेकंड गैस ना, चलो ये मान लो हमारा सन है, इससे अच्छा तो बना लेते नॉर्मल में ही। चलो समझो सिंपल सा जी। ये हमारा क्या है, सन है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, अर्थ है, ओके। ये हमारा क्या है, अर्थ, ठीक। समझो सिंपल सा, कलर को छोड़ो। देखो ये हमारा क्या है, सन है, और ये हमारी क्या है, पृथ्वी, ठीक, अर्थ। और ये क्या है हमारा सन। ध्यान रखना सन से जो है 3 टाइप्स की रेज निकलती हैं। कितने टाइप्स की रेज निकलती हैं सन से, 3 टाइप्स की। सबसे पहली जो रे निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं गाइस अल्ट्रा वायलेट रेज। कौन सा रेज, अल्ट्रा वायलेट। जो दूसरे टाइप की निकलती है उसको अपन बोलते हैं इंफ्रारेड, और जो तीसरे टाइप की निकलती है उसको बोलते हैं हम लोग विजिबल, ठीक। इंफ्रारेड को हिंदी में बोलते हैं अवरक्त, विजिबल को अपन बोलते हैं दृश्य, और ये होता है आपका पराबैंगनी, ठीक। जो पराबैंगनी है, जो पराबैंगनी किरणें हैं वो यहाँ पास एक लेयर होता है, सभी को पता होगा, जिसको अपन बोलते हैं ओजोन लेयर। कौन सा लेयर, ये ओजोन लेयर। तो पराबैंगनी जो किरणें आ रही है वो यहीं से टकराकर यहीं से क्या हो जाएंगी, रिटर्न हो जाती है ओजोन लेयर से, ठीक है। इंफ्रारेड का काम होता है हीटिंग करना, गर्म करना, और दृश्य का काम होता है किस चीज को दिखाना। तो अब ये दोनों जो किरणें हैं अवरक्त और दृश्य, ये पृथ्वी पर आई। अब किसी चीज को दिखाना होता है तो विजिबल इस पृथ्वी पर टकराएगी और यहीं से रिटर्न हो जाएगी और पृथ्वी हमारा चमकने लगेगा। दिक्कत होती है अवरक्त वाले से, इंफ्रारेड से। करती क्या है अवरक्त किरणें, पृथ्वी के अंदर आ तो जाती है, किसी भी चीज को गर्म भी करती है, लेकिन जब ये किसी चीज से टकरा के बाहर निकलने के टाइम आता है उस टाइम पे यहाँ पास कुछ गैसेस का एक और लेयर फॉर्म हो जाता है जो इन गैसेस को पृथ्वी से बाहर जाने नहीं देता है। इन जो रेज है, ये जो अवरक्त किरणें हैं, इनको पृथ्वी से बाहर जाने नहीं देता है। इन गैसेस में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड,
CH4, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये सब गैसेस कहलाते हैं हमारे ग्रीन हाउस गैसेस। ये बात भी आप लोग याद रखना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो भी गैसेस इनके पास हैं, ये सारे गैसेस जो ये किरणें, जो औरक किरणें बाहर जाने वाली थी, उन औरक किरणों को बाहर जाने से क्या कर देती है? रोक देती है। और हमारा काम ही है औरक किरणों का क्या करना? हीटिंग करना, जिसके कारण ये पृथ्वी की सतह को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। जिससे जितने भी ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो धीरे धीरे क्या होने लग रहे हैं? पिघल रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो हमारी पृथ्वी अभी बची हुई है, पृथ्वी में जो थल वाला स्थान है, धीरे धीरे जल स्तर बढ़ता जाएगा और पृथ्वी एक ऐसा समय आएगा कि पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी? जलमग्न हो जाएगी। पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी? आपकी जलमग्न हो जाएगी। ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि फ्रिज का यूज आप कम करो, एसी का यूज आप कम करो, क्योंकि अभी तो ओजोन लेयर में होल्स भी क्रिएट हो गए। कुछ समय के बाद ऐसा आएगा कि अल्ट्रावायलेट रेज भी पृथ्वी पर क्या करने लग जाएंगी? एंटर करने लग जाएंगी। ठीक है। तो ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखना गाइस। ठीक है, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, उसमें कौन सी गैस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ओके, चलो। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो पूरा क्या हो जाता है? कंप्लीट। ठीक है। तीनों चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी। ठीक है। ये देख सकते हो प्लास्टिक का पहचान कोड दिया हुआ है, 1 2 3 है ना, यहाँ पर ये सारे लिखा हुआ है। चलो फटाफट से कुछ क्वेश्चन जो लास्ट में दिए हुए हैं उसको अपन करते हैं और खत्म करते हैं इसको। ठीक है। चलो बताना। पहला क्वेश्चन है, कोयले का निर्माण निम्नलिखित के अवशेषों से होता है। तो मालूम है कि वनस्पति है ना, किससे होता है भाई? वनस्पतियों से कोयले का निर्माण होता है। ठीक, याद रखना। सेकंड क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन बनने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? तो भाई उच्च ताप, उच्च दाब और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, तीनों है। ऑप्शन नंबर डी। किसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? एंथ्रासाइट में। पीवीसी कौन से ग्रेड का था भाई? मैंने बताया था 3rd नंबर का। ठीक है। कोयला और पेट्रोलियम क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। अच्छा, इंग्लिश वाले याद रखना है, इसको फॉसिल फॉइल भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। कोयले के निर्माण में सर्वप्रथम ब्लैंक प्रकार का तथा अंत में, उनको मालूम है सबसे पहले क्या मिलता है? पेट, फिर क्या मिलता है? बिटुमिनस, सॉरी लिग्नाइट, फिर क्या मिलता है? बिटुमिनस, और लास्ट में क्या मिलता है हम लोगों को? एंथ्रासाइट। पहले में पीट आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा? एंथ्रासाइट। ठीक है। कार्बन की सबसे कम मात्रा कौन से प्रकार के कोयले में होती है? तो पीट में होती है। कितना होता है इसमें? 25 से 35% है ना। प्रभाजी आसवन तब किया जाता है जब द्रवों के क्वथनांक में अंतर बहुत कम होता है। पेट्रोलियम 2 शब्दों से मिला है, एक होता है पेट्रा और एक होता है क्या? ओलियम। पेट्रा का मतलब चट्टान और ओलियम का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोगों का ये चैप्टर क्या हो जाता है गाइस? कंप्लीट। ठीक है। एक बार हम लोग सिलेबस को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? मैच कर लेते हैं। ठीक है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं भाई हम लोगों का सिलेबस में हम लोगों ने कितना पढ़ लिया है। ओके, सेकेंड। हाँ, सिलेबस को देखते रहा करिए कि क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है और क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है। आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए गाइस। ठीक है। जैसे कि देख लेते हैं भाई, चलो फिर से एक बार देख लो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है केमिस्ट्री में। ये खत्म, ये खत्म है ना भाई। उसके बाद आबंधन खत्म, सूत्र खत्म, रासायनिक अभिक्रिया खत्म हो गया, और आज हाइड्रोकार्बन भी हो गया, और आज हम लोगों ने कोयला, पेट्रोलियम और पेट्रोल रसायन भी क्या कर लिया है? एंड कर लिया है। ठीक है, समझ आ रहा है? इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री में ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से 10th क्लास
जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा 9th का सिलेबस जो CGBSE वाला है भाई, वो यहाँ पास खत्म हो जाता है केमिस्ट्री का ना, ध्यान रख, केमिस्ट्री खत्म किया है, फिजिक्स वगैरह कुछ भी नहीं। तो हम लोग अब किसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ पास से 10th क्लास को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। एक काम करते हैं, नहीं केमिस्ट्री जाने देते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री पूरा लेक्चर अपन क्या करते हैं सबसे पहले कंप्लीट। ठीक है, चलो एक बार क्या करते हैं, तुरंत अपन निकाल लेते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। देखो कैसे आप लोगों को कोई भी चीज़ को क्या करना है गाइस, सर्च करना है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, अब आप लोग अपने गूगल को ऐसे चालू करना। हम्म और गूगल में सर्च कीजिएगा SCERT CGBSE क्लास 10th साइंस बुक। ओके, जी SCERT आ गया, देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट में ही आ गया है ना। इस तरीके से और नीचे करके आप लोग भी देख सकते हो, जैसे मुझे ये सही लगता है सेल्फ स्टडी का। यहाँ से हम लोगों को एकदम ऑथेंटिक बुक हम लोगों को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ से आप लोग ऐसे बुक नीचे सर्च कीजिएगा, यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी छत्तीसगढ़ बोर्ड बुक हिंदी मीडियम। उसके बाद यहाँ पे जाना, नीचे जाना, आप लोगों को मिल जाएगा विज्ञान, फिर ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पास अलग अलग चैप्टर्स के सारे बुक्स हम लोगों को यहाँ पास दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग बुक को क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड। तो मैं अगली कक्षा का बता दे रहा हूँ आप लोगों को, अगली कक्षा में जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, अम्ल क्षार एवं लवण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, अम्ल क्षार और लवण पढ़ेंगे। ठीक, ये बुक हो गया डाउनलोड। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे गाइस, अम्ल क्षार और लवण। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाइएगा भाई। ठीक है, हैव अ गुड डे।